Hello and welcome to Amjad Academy. I am here to present Physics Class 12, Chapter number 12, Electromagnetic Induction. Electromagnetic Induction के ताल्लुक से ये हमारा चौथा वीडियो रहेगा और मैं चैप्टर का चौथा पॉइंट लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ और वो पॉइंट है फ्लक्स फाई ऑफ फील्ड। इस पॉइंट को थोड़ा हम कंसेप्चुअली समझेंगे कि क्या है और फैराडे ने क्या कहा है, फैराडे क्या कहना चाहता है। देखिए, उसके लिए मैं समझ लीजिए कि एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहा हूं, एक छोटा सा एरिया ड्रॉ कर रहा हूं जिसको मैं एरिया एलिमेंट बोलता हूं। एरिया एलिमेंट ये कर्व है और ये जो कर्व है इसका एरिया DA। अब इस एरिया वेक्टर को हमको डायरेक्शन देना है, डायरेक्शन असाइन करना है इसको। तो डायरेक्शन हम कुछ इस तरह असाइन करेंगे। अगर मैं इस कर्व को ऐसे ट्रैवर्स करता हूं, इस कर्व को ये डायरेक्शन में ट्रैवर्स करता हूं, चलता हूं, इसके ऊपर चलता हूं, ट्रैवर्स करता हूं, तो इससे निकलने वाला जो नॉर्मल है वो रहना चाहिए आपकी तरफ, रीडर्स की तरफ, ऑडियंस की तरफ, व्यूअर्स की तरफ। तो इसको फिर हम बोलेंगे एरिया वेक्टर DA। इसको हमने असाइन किया डायरेक्शन, उस नॉर्मल के डायरेक्शन में हमने इस एरिया को डायरेक्शन असाइन किया। ये कर्व अगर इस तरह से ट्रेस किया जाएगा, तो इससे निकलने वाला जो नॉर्मल है वो रहेगा टुवर्ड्स द व्यूअर, टुवर्ड्स द ऑडियंस, आपकी तरफ रहेगा और वो नॉर्मल का डायरेक्शन ही इस एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन रहेगा। अब ये एरिया एलिमेंट, ये छोटा एरिया एलिमेंट मैंने एक बड़े सरफेस में ले लिया। अब एक बड़ा सरफेस मैंने यहां पर आपके सामने रख दिया, बड़ा सरफेस, और ये जो एरिया एलिमेंट है वो अब इसका हिस्सा है। ये जो एरिया हमने DA वेक्टर लिए थे, अब वो ये इसका हिस्सा है, यहां पर है। ये एरिया जो है यहां पर है, आपका DA वेक्टर यहां पर है, DA वेक्टर। अब वो इसका हिस्सा बन गया, इस बड़े सरफेस एरिया का हिस्सा बन गया। तो मैं इस बड़े एरिया को इन छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर सकता हूं। साथ ही साथ मैं ये सपोज कर रहा हूं, ये जो मैंने एरिया एलिमेंट लिया है वो मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लिया है। यानी कि ये जो पूरा सरफेस बना हुआ है जिसका टोटल एरिया S है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड का हिस्सा है। यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम यहां पर एक फ्लक्स का कंसेप्ट समझना चाह रहे हैं। ये फ्लक्स का कंसेप्ट हम समझना चाह रहे हैं। तो आप देखेंगे यहां पर से जो फ्लक्स निकलेगा इस एरिया एलिमेंट से, तो मैं उसको बोलूंगा d ये रहेगा इक्वल टू, मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि फाई इज इक्वल टू, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, वो डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन B वेक्टर और एरिया वेक्टर A वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट है। अब मैंने ये छोटा फ्लक्स जो निकल रहा है इस एरिया DA से, तो मैं इस इक्वेशन को तब्दील करूंगा, चेंज करूंगा d फाई के लिए। तो आप बोलेंगे, आप ये लीजिए सर, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक इंडक्शन B है, तो B वेक्टर डॉट DA वेक्टर
बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। इसको आप बोलेंगे चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। अब देखिए ये चेंज इन फ्लक्स कब कब पॉसिबल है, कब कब पॉसिबल है? तो पॉसिबल तब है जब एरिया चेंज होगा, तब पॉसिबल है जब ये मैग्नेटिक इंडक्शन चेंज होगा। खैर, तो इस छोटे से एरिया से निकलने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स d है वो इतना है, बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो डॉट प्रोडक्ट आपको मालूम है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है, यानी कि डीए वेक्टर इनटू cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट के लिए cos थीटा लेना पड़ता है। अब आप बोलेंगे सर ये थीटा क्या है, तो मैं बोलूंगा थीटा इज द एंगल बिटवीन डीए वेक्टर एंड डी वेक्टर, डीए वेक्टर एंड डी वेक्टर। ये डी वेक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड का हिस्सा है, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं इसको, डी को मैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, अब इस एरिया को मैं थोड़ा टेढ़ा भी कर सकता हूं, ऐसा ले रहा था तो ऐसा ले लूंगा, ये रहा डीए वेक्टर इस तरह से। तो ये जो थीटा है ये रहेगा एंगल बिटवीन डीए वेक्टर एंड डी वेक्टर। अब देखिए, अगर मुझे अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है इस एरिया S से, इस सरफेस एरिया S से, तो मैंने ये जो छोटा निकाला हुआ है d5, ये जो छोटा निकाला हुआ है छोटा एरिया d से, तो मैं ये बोलूंगा ये जो टोटल एरिया है, ये जो टोटल सरफेस एरिया है वो बहुत सारे डीए वेक्टर से बना है। तो ये टुकड़ा हुआ डीए वेक्टर, ऐसे जितने भी डीए वेक्टर जो है इसमें मैंने इसको डिवाइड कर लिया, इस पूरे एरिया को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि हर टुकड़े की वैल्यू डीए वेक्टर ऐसे कई डीए वेक्टर मैंने यहां पर ले लिया है। तो अगर मुझे अब इस टोटल सरफेस S से अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, पूरा फ्लक्स निकालना है, फाई निकालना है, तो तब मैंने ये d5 को इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो मैं अब फाई निकाल रहा हूं, फाई पूरे एंटायर एरिया S से निकलने वाला। सो दिस इज इक्वल टू, उसके लिए मैं एक टूल इस्तेमाल करूंगा जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। आपने ये पढ़ा है मैथमेटिकल मेथड्स में। तो मैं ये d5 को इंटीग्रेट कर लूंगा फॉर सरफेस एरिया S, फॉर टोटल सरफेस एरिया S, और दिस विल बी इक्वल टू, मैं यहां पर d5 की वैल्यू डाल दूंगा। d5 की वैल्यू क्या थी? ये थी बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डीए ओवर सरफेस S। अब देखिए यहां पर इंटीग्रेशन से मैं बी वेक्टर को बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? अगर ये बी वेक्टर चेंजिंग रहा तो मैं इसको यहां पर इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकता। अगर वो चेंजिंग है तो कांस्टेंट है तो कब निकाल सकता हूं, कांस्टेंट अगर है तो उसको निकाल नहीं सकता हूं। लेकिन अगर वो चेंजिंग है तो मुझे इसको रखना ही पड़ेगा इंटीग्रेशन के अंदर। तो ये जो इक्वेशन बना इंटीग्रल एस डी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब ये तो हो गया कि ये फाई जो है इसके ऊपर डिपेंड रह रहा, एरिया वेक्टर पर डिपेंड रह रहा। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है ये फंक्शन ऑफ टाइम भी है, फंक्शन ऑफ टाइम भी है, तो फिर मैं बोलूंगा दिस फंक्शन, दिस फाई ऑफ टी, दैट मींस फाई इज द फंक्शन ऑफ टाइम t, then this should be equal to integral over s of b vector which is function of time t dot dA vector। तो इंटीग्रेशन में हमने b को मेंटेन रखा है, dA को भी मेंटेन रखा है। इसमें से कोई भी अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा,
कोई भी अगर वैल्यूज में से चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। अब अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को इससे पास करवाना है, फ्लो करवाना है, पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाना है, तो देन वर्क हैज टू बी डन against this flux, and that work done for a unit positive charge, so that this positive charge flows through this counter C। ये पूरे कर्व के, ये पूरे सरफेस से ये पॉजिटिव चार्ज अगर पूरी तरह से फ्लो होना है तो इसको एक बार इससे फ्लो होने के लिए जो एनर्जी, जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन रहेगा EMF। That work done is EMF, and it is done in the reverse direction. So what Faraday did, Michael Faraday, what he did in his discovery is related to the work done to take a unit positive charge around this counter, around this curve in the reverse direction. This work done is equal to the EMF, and that's why we got the equation of phi has to be like this. Now this induced EMF E will be given by so the point was, फैराडे की डिस्कवरी क्या है? फैराडे की डिस्कवरी ये है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस कर्व से एक बार चक्कर लगाने के लिए वर्क हैज टू बी डन इन द रिवर्स डायरेक्शन, in the opposite direction, and that work done is nothing but the induced EMF E, so that now I can use that formula of induced EMF. E is equal to minus d phi by dt. E is equal to minus d phi by dt. So now this E will be equal to minus d upon dt of, देखिए अब यहाँ phi की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं, वो फंक्शन है टाइम t का, यहाँ पर dt है ही ऑलरेडी, तो फिर यहाँ पर आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ऑफ b वेक्टर, इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर फंक्शन ऑफ t डॉट dA वेक्टर ओवर एंटायर सरफेस एरिया S। थोड़ा ये हो गया, मैं इसको और ठीक तरीके से लिखता हूं। E इज इक्वल टू माइनस d अपॉन dt ऑफ, तो यहां पर मैं ये phi की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, जो कि phi इज द फंक्शन ऑफ t, so it will be integral of b vector of function of t dot dA vector over surface area S. And we know that this EMF is measured in volt, phi is measured in Weber, and time is measured in second. So here this is another form of the equation of induced EMF. Now what is the conclusion of my lecture, of this short lecture? The conclusion is that इसका लुबेलबाब ये है कि ये जो टोटल एरिया था, एक सरफेस एरिया S बड़ा था, उसमें हमने एक छोटा एरिया एलिमेंट लिया dA वेक्टर, उसका डायरेक्शन इस एरिया वेक्टर का जो नॉर्मल निकलेगा वही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा, और ये पूरे एरिया को हमने छोटे छोटे एरिया एलिमेंट DA में डिवाइड किया। तो ये DA से निकलने वाला फ्लक्स मैंने निकाल के बताया, वो था d phi, और फिर मैंने जो है
हमने कहा कि ये एरिया अगर डिवाइड हो गया, उससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो d phi है। अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो मैं वो d phi को इंटीग्रेट करता हूं और उसके बाद मुझे ये इक्वेशन मिला। अब यहां पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि d कांस्टेंट होना चाहिए या dA कांस्टेंट होना चाहिए, ये तो चेंजिंग है इसलिए इंटीग्रेशन में रहेगा। तो b वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड भी अगर चेंज होती है तो भी यहां पर फ्लक्स चेंज होगा, और ये फ्लक्स जो है तो फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पर b के साथ टाइम वाला फैक्टर भी जोड़ दीजिए, तो b वेक्टर ऑफ t डॉट dA वेक्टर फॉर एंटायर एरिया S। अब इसको इसमें से अगर इस काउंटर पर अगर आपको एक पॉजिटिव चार्ज अगर चलाना है तो वर्क हैज टू बी डन, दैट वर्क डन शुड बी इन द रिवर्स डायरेक्शन, दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज EMF, एंड उसका इक्वेशन हमने यहाँ पर दूसरा रूप उसका निकाल लिया है। इंशाल्लाह we'll continue in the next lecture. Do like and share this video, subscribe to our Amjad Academy YouTube channel and keep watching. Thank you.